सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे अपने डिस्कस करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के सवाल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने यहीं से हमारा एडवांस का जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, आपने उसको यहाँ से डिस्कस किया है, सॉल्व किया है, समझा है। सभी का लिंक आपको बच्चा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये आपका सबसे पहला सवाल है। बहुत ज़्यादा हाई वेटेड चैप्टर है नहीं, लेकिन जो भी सवाल आता है काफ़ी डुएबल होता है। आपके सामने ये सवाल है 2013 का। ऐसे करते करते हम लोग 2022 तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये सवाल देखने में जितना ही बड़ा है उतना ही ज़्यादा इजी भी है। सवाल की अगर हम कहानी को समझे तो कहानी में हमको क्या बोला है, कहता है कि आपके पास एक थर्मल पावर प्लांट है जहां पे आपको बिजली की उत्पादन हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, और पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज योर 600 किलोवाट एट 4000 वोल्ट। यानी कि आप अगर यहां पे करंट की बात करें तो पावर आपको होता है V इंटू आई। तो आपको यहां से दिखना चाहिए कि आपका करंट जो वहां पे वायर में ट्रांसफर हो रहा है दैट इज P अपॉन V, which is to be transported to a place 20 किलोमीटर away from the power plant for consumers usage। तो आपको इसको 20 किलोमीटर दूर भेजना है। अब भेजने का दो तरीका होता है, क्या तो आप डायरेक्टली इसी को ही ट्रांसमिट कर दीजिए, भेज दीजिए, लेकिन वहां पे नुकसान ये है कि आपका ये करंट का वैल्यू इतना ज़्यादा होगा कि आपके वायर में जो थर्मल लॉसेस है, हीट लॉसेस है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपका थर्मल लॉसेस यहाँ पे I²R होगा, जहाँ पे आई आपको इनिशियल जो आपके पास यहाँ पे कंडीशन है उसी से ही निकालना पड़ता है। ठीक बात है सर, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका होता है बाय इन्वॉल्विंग स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आप क्या करते हो कि जहां पे भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे आप एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हो और आप 4000 वोल्ट को बहुत बढ़ा देते हो। अगर आप वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो आपका करंट ऑटोमेटिकली घट जाएगा, क्योंकि पावर आपका कांस्टेंट रहता है। करंट घट गया तो आपका जो ट्रांसमिट हो रहा है वहां पे हीट लॉसेस बहुत घट जाएंगे। फिर जिस भी जगह आप उस सप्लाई को भेज रहे हो, जो भी आपका हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड से पहले आप लगा देते हो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि उसी वोल्टेज को दोबारा से रिक्वायर्ड वोल्टेज पे ले आता है। तो ये आपका फुल प्रोसेस है अगर आपको सेविंग करना है हीट लॉसेस का। ठीक है सर, इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट द पावर केबल इज प्योरली रेजिस्टिव, वो प्योरली रेजिस्टिव है, एंड द ट्रांसफॉर्मर्स are ideal with power factor unit A. All the currents and voltages mentioned are in RMS values। ठीक बात है सर। सबसे पहला हमको सवाल यहाँ पे कहता है कि अगर वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 0.4 ओम पर किलोमीटर, आपको 20 किलोमीटर भेजना है और हर किलोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 0.4 ओम्स है। द पावर डिसिपेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज हाउ मच। हमको परसेंटेज में पूछ रहा है, यानी कि आपको यहां पे निकालना पड़ेगा कि भैया आपका हीट लॉस, पावर लॉस कितना है अपॉन योर ओरिजिनल पावर इनटू 100। एज सिंपल एज इट इज। हाँ जी सर, व्हाट इज पावर लॉसेस? पावर लॉसेस आपका हो जाएगा I² इंटू आर। तो I² का मतलब है P² बाई V² मल्टीप्लाइड बाई योर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई P इंटू योर 100। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मेरा जो ये वाला P है इस वाले P को कट कर देगा। आपके पास ऊपर में एक पावर बच रहा है दैट इज योर दिस मच 600 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भैया 20 किलोमीटर वायर का, 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस 0.4 है, तो 0.4 इंटू 20 करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ऊपर में आपका एक 100 है और नीचे में आपका आ जाएगा V का स्क्वायर। V का स्क्वायर बोले तो 16 इंटू 10⁻⁶। हाँ जी सर। अच्छा ध्यान से देखिएगा, 1 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और 6, तो ये पूरा अपना गायब हो गया है। 8 इसको कट करेगा तो 2 और 2 60 को कट करेगा तो 30, यानी कि सर 30% इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको अगेन काफी इजी है, ध्यान से देखिएगा। इन द मेथड यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर्स अज्यूम दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू दैट इन द सेकेंडरी इन द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज 1:10। तो यहां पे मेरा बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ मुझे उसे सप्लाई करना है। यहाँ पे आपने भैया लगा दिया है एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। हमसे कहता है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है वो 1:10 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भैया अगर आपका इधर इनपुट में 4000 वोल्ट था तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के बाद वोल्टेज 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो 1:10 है। क्या लिखते हो? E प्राइमरी अपॉन E सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। हमको ये वाला रेशियो भैया 1:10 यहाँ पे दे रहा है। तो आपका जब
सेकेंडरी से आउटपुट निकलेगा तो ये ES कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स योर ई प्राइमरी। तो सिंपल सी कहानी है कि भैया आपका जो वो 4000 था अब वो आपका 40,000 हो जाएगा, 4 इंटू 10⁴। इसके बाद अब जब ये आपको हाउस होल्ड तक पहुंचता है तो यहां आपने दोबारा से लगा दिया है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जहां पे अब आपका ये इनपुट हो गया है 4 इंटू 10⁴ और यहां से कुछ आउटपुट निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द पावर टू द कंज्यूमर हैज टू बी सप्लाइड एट 200 वोल्ट, हमको दे दिया है कि भैया इसका आउटपुट 200 होना चाहिए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू दैट ऑफ सेकेंडरी इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज हाउ मच। सो हाउ सिंपल इट इज, आपको यहां पे चुपचाप इन दोनों का रेशियो निकाल देना है। सो 4 इंटू 10⁴, 2 इंटू 10⁴, एंड दिस सीम्स टू बी योर 200:1 एंड दैट मेक्स योर ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट वन। क्लियर है एकदम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 और काफी इंटरेस्टिंग और बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट और कैपेसिटर के फंडे को मिक्स किया गया है। सवाल में कहता है कि समय 0 पे आपने ए और बी को आपस में जोड़ दिया और उस मोमेंट पे आपने ऑब्जर्व किया कि आपको इस वाले लूप में करंट I0 cos ओमेगा टी फ्लो कर रहा है, जहां पे I0 की वैल्यू 1 एम्पियर है, ओमेगा की वैल्यू आपको 500 दे रखी है। फिर आपने t = 7π/6 ओमेगा पे इस टाइम पे आपने इन दोनों को आपस में डिस्कनेक्ट कर दिया है, आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो भैया जब आपने इसको डिस्कनेक्ट किया होगा उस मोमेंट पे हो सकता है इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज हो ऑलरेडी। फिर आपने इन दोनों को आपस में जोड़ा, अच्छी बात है। उसके बाद ये दोनों हमेशा जुड़ा ही रहता है। फिर आपने देखा कि भैया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस वाले बैटरी से आपको टोटल कैपिटल Q चार्ज फ्लो करता है इस कैपेसिटर पे, ताकि ये कैपेसिटर फाइनली फुल्ली चार्ज हो जाए। आपको ये 10 ओम, ये 20 और ये 50 वोल्ट्स दे रखा है, राइट। हमसे यहां पे 4 पार्ट पूछा है, एक एक करके चारों ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए और फिर सवाल को शुरू कीजिए। पहला कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर t इक्वल्स टू दिस मच इज दिस मच, यानी कि इस कैपेसिटर पे t इक्वल्स टू 0 से लेके 7π/6 ओमेगा तक मैक्सिमम चार्ज जो इस पे कभी रहा होगा, क्या वो इतना है? ऑप्शन नंबर बी, the current in the left part of the circuit just before this time is clockwise। शुरुआत में तो क्लॉकवाइज है, क्या इस टाइम के जस्ट पहले भी क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज, उस पर कमेंट करना है। इमीडिएटली आफ्टर A is connected to D, the current in R is 10 एम्पियर, राइट। और कैपिटल Q की वैल्यू क्या इतनी है? देखिए सवाल को आप चाहो तो मैथमेटिकली तो कर ही सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप इसको एक बारी ग्राफिकली समझने का प्रयास करें, उससे आपका जो देखने का नज़रिया है ना सवाल का वो बदल जाएगा। मेरा जो करंट है वो भैया cos ओमेगा टी के साथ है, यानी आपका जो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट होना चाहिए वो आपको cos जैसा ग्राफ दिखना चाहिए। आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा cos जैसा दिखना चाहिए, सही बात है सर। अब इसमें भी आपको टाइम मेंशन करना पड़ेगा। देखिए आप सभी को इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये समय 0 है मेरा, ये जो मिड पॉइंट वाली चीज़ होती है ये बेसिकली आपको क्या हो जाता है π/ω, ये वाला आपको फिर इसका आधा हो जाएगा, दैट इज योर π/2 ओमेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको इसी वाले में आप π/2 ओमेगा और ऐड कर दो तो ये आपको हो जाएगा 3π/2 ओमेगा और यहाँ पे आपको एक 2π/ω आ जाता, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमें जानना है कि ये वाला टाइम हमको ग्राफ में कहाँ प्लॉट करना चाहिए। तो ये तो आपको बेसिक दिखना चाहिए ना कि आपका 7, आपका ये कितना है 7π/6 ओमेगा। तो इसको आप बेसिकली क्या लिख सकते थे आप, अगर तुम ध्यान से देखो तो आप इसको π + π/6 ऐसे आप इसे ऐसे लिख सकते थे, यानी कि सर π/ω से थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट। तो कहीं इधर होगा ये वाली आपकी एंगल जो है, या फिर ये वाला जो आपका टाइम है वो कहीं यहाँ पे होगा। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस कि भैया ये जो हमें टाइम सवाल में दिया हुआ है वो टाइम कहीं यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लो, दिस इज योर 7π/6 ओमेगा। सर हमने ऐसा क्यों किया? देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो करंट वर्सेस टाइम का एरिया होता है ना वही आपको चार्ज होता है फ्लोन। अगर तुम ध्यान से देखो हमें यहाँ तक, हमने इस टाइम तक इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखा, ठीक बात है। 0 से लेके इस टाइम तक करंट आपका देखिए पहले तो पॉजिटिव है,
पॉजिटिव का मतलब है कि इतने टाइम तक करंट आपको है ना क्लॉकवाइज ही फ्लो किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम, ठीक है। लेकिन इसके बाद π/2 ओमेगा से लेके यहां तक, राइट, यहां तक तो खैर हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम तो यहीं तक हो जाता है। तो यहां से लेके यहां तक आपका करंट नेगेटिव है, यानी कि अब आपका करंट इधर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था। तो हमारा ये जो ऑप्शन था, द करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर दिस इज क्लॉकवाइज, ये गलत है, करंट मेरा नेगेटिव पोर्शन में है, तो ये आपका क्लॉकवाइज तो नहीं है, ठीक है सर। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज in the capacitor at t equals to, before t equals to this is this much. Now if you understand, try to understand very very carefully, 0 से लेके π/2 ओमेगा तक आपको करंट जो है इसी दिशा में फ्लो कर रहा था, यानी ये कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था, ये नेगेटिवली चार्ज हो रहा था। टाइम t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा तक इस पे कुछ चार्ज q और माइनस q आ गया होगा, बात को समझ रहे हैं, इस पे कुछ q चार्ज और इस पे कुछ माइनस q चार्ज आ गया होगा, ठीक बात है सर। π/2 ओमेगा तक इस पे इतना चार्ज आ गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहां से लेके अगर आप यहां तक की कहानी देखोगे π/ओमेगा तक की, अब आपको करंट जो है भैया उल्टा दिशा में फ्लो करना शुरू किया। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहीं से ये जो Q चार्ज है अब इधर से निकलना शुरू हो गया, यानी अब ये कैपेसिटर दोबारा से डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। तो अगर इसके अंदर का एरिया स्मॉल q था, जो हमने यहां पे q लिखा है, तो इसके अंदर का भी तो एरिया, यहां तक का एरिया का मैग्नीट्यूड q ही होगा, यानी t इक्वल्स टू π/ओमेगा तक सारा का सारा चार्ज यहां से निकल चुका है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि भैया t इक्वल्स टू π/ओमेगा तक इस पे कितना चार्ज है, तो 0 चार्ज है ना। यहां से यहां तक में आपको कैपेसिटर पे चार्ज चढ़ा और यहां से यहां तक में कैपेसिटर से चार्ज निकल गया, खत्म निकल गया। इसका मतलब अब यहां से लेके यहां तक में कैपेसिटर पे फिर चार्ज चढ़ना शुरू किया, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा कि भैया ये वाला जो आपका करंट है अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव साइन है, यानी कि आपका करंट तो ऐसे ही बह रहा है। सो π/ओमेगा से लेके 7π/6 ओमेगा तक करंट आपको अभी भी ऐसे ही बह रहा था। अब इस पे दोबारा से, लेकिन अब ये करंट ऐसे जाके इस पे ऐसे आ रहा है, तो अब ये वाला पॉजिटिवली प्लेट हो रहा होगा और ये वाला नेगेटिव प्लेट हो रहा होगा, ठीक है। 7π/6 ओमेगा तक इस पे कोई चार्ज Q1 आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को रिजॉर्ट करना है कि भैया मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर दिस टाइम, यानी इस टाइम से पहले आपको कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कब रहा और कितना रहा, तो वो आपको भैया समझ में अब आ ही गया होगा कि वो आपको चार्ज कब मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, वो आपको चार्ज मिला होगा π/2 ओमेगा पे, क्योंकि π/2 ओमेगा पे ये मेरा पूरा एरिया निकल के आ गया, इस पे कुछ Q चार्ज था। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर π/ओमेगा पे शायद रहा होगा, तो भैया π/ओमेगा आते आते तो इसका पूरा चार्ज खत्म भी हो गया है, यानी हमें जो चाहिए दैट इज एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर कर्व, ये आपको देगा वो मैक्सिमम चार्ज, ठीक बात है सर। वो सर एरिया कैसे निकालेंगे, तो सर Q इज इक्वल टू इंटीग्रल I dt। I क्या है आपका, I क्या है, बेसिकली I आपका cos ओमेगा t ही तो है, I0 की वैल्यू तो 1 थी, तो ये आपको चुपचाप से हो जाएगा cos ओमेगा t dt, और टाइम आपका हो जाएगा 0 से लेके π/2 ओमेगा तक, ठीक बात है ना। cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन आपको हो जाता है 1/ओमेगा, दिस इज योर साइन ओमेगा t, लिमिट 0 से लेके π/2 ओमेगा, दिस इज योर 1/ओमेगा। एक बारी यहाँ पे t की जगह π/2 ओमेगा लिखो तो ये आपको हो जाएगा साइन π/2, माइनस एक बारी 0 रखा तो ये 0 ही आ जाएगा। सो बेसिकली साइन π/2 1 होता है, तो ये चुपचाप से आपको 1/ओमेगा यानी कि 1/500 आ रहा है। और इसको आप क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे 2 × 10⁻³ कूलम, यानी कि सर ये तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम चार्ज 2 × 10⁻³ कूलम है। ऑप्शन नंबर ए भी अपना गलत हो गया है, ठीक बात है सर। अच्छा, अब आप थोड़ा और ध्यान से देखिए हम अगले पार्ट को कैसे निकालते हैं। इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी द करंट इन आर इज 10 एम्पियर।
देखिए, इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद जीवन में क्या होता है उसके लिए यह जानना पड़ेगा कि जब डिस्कनेक्ट किया उस वक्त इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। वो कैसे निकालेंगे? अभी अभी हमने देखा ना कि भैया 0 से लेके पाई बाई ओमेगा तक, यहां से लेके यहां तक की जब हम लोग बात कर रहे थे तो इस पे पहले क्यू चार्ज चढ़ा और फिर वही क्यू चार्ज यहां से उतर भी गया। यानी फाइनली 7 पाई अपॉन 6 ओमेगा पे इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा दैट इज सिंपली दिस ग्रीन एरिया, वही उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। क्यों हम लोग 0 से लेके पाई बाई ओमेगा तक को भी इंटीग्रेट मारे, वो तो 0 आना ऐसे भी, तो लिमिट हम चेंज कर देंगे पाई बाई ओमेगा से लेके 7 पाई बाई 6 ओमेगा। ठीक बात है सर, फिर से वही कहानी है, 1 बाई ओमेगा, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन हुआ था साइन ओमेगा टी, पाई बाई ओमेगा से लेके 7 पाई बाई 6 ओमेगा। सो दिस बिकम्स हाउ मच, एक बारी आप यहाँ पे पहले टी की जगह 7 पाई बाई 6 ओमेगा रखेंगे तो ये आपको आ जाएगा 7 पाई बाई 6 माइनस ये आपको हो जाएगा हाउ मच, आपका ओमेगा ओमेगा मर गया, दैट इज योर साइन पाई, राइट। ओके सर, सो 1 बाई ओमेगा, नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ये वाला टर्म आपका कितना है, साइन पाई है, वो तो आपका ऐसे भी 0 हो जाएगा, है ना। ये टर्म तो आपका ऐसे भी 0 हो गया है। 7 पाई बाई 6 कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, आप इसको लिख सकते थे पाई प्लस पाई बाई 6, दैट इज योर -7 साइन पाई बाई 6 एंड साइन 30 डिग्री इज योर 1/2, सो दिस इज नथिंग बट योर माइनस 1/2, तो ये आपको हो जाएगा -1/1000 यानी कि -1 इंटू 10⁻³ कूलम। भैया माइनस साइन तो इतना ही बता रहा था ना कि हमने जो अभी अभी देखा था कि भैया ये वाला जो पोर्शन है करंट नेगेटिव है, यानी करंट की दिशा इतनी थी, विच मीन्स अब आपको नीचे वाला ये पॉजिटिव चार्ज आके इस पे डल रहा है, यानी ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है और इस पे चार्ज अभी इतना है, नेगेटिव साइन को भूल जाइए, मैग्नीट्यूड 10⁻³ कूलम है, ठीक है। अच्छा, इसको हम यहां से हटा सकते हैं, मेरा इस ग्राफ का काम जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इन सभी चीजों को ना यहां से हटा दो। हमको ये पता चल गया कि भैया आपने जब ए बी को डिस्कनेक्ट किया है तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना है और कौन सा वाला कैपेसिटर का प्लेट पॉजिटिव है और कौन सा वाला प्लेट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, हमें पता चल गया है, ध्यान से देखिएगा। सो नाउ वी नो हमारा एडी आपस में कनेक्टेड है, अब एडी ऐसे है, यहां पे आपके पास ये रहा कैपेसिटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो, और ये रहा मेरा बैटरी ऐसा खटाक खटाक, दिस फेलो इज योर 50 वोल्ट। नाउ वी नो दैट दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड द चार्ज इज, लेट अस कॉल इट एज Q1, सो Q1 इज 10⁻³ इस पे Q1 चार्ज है, इस पे आपको -Q1 चार्ज है, रेजिस्टेंस आपका 10 ओम्स है, ठीक है। तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि जैसे ही आपने एडी को कनेक्ट किया है इस मोमेंट पे इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमको वो भी पता चल गया है, दैट इज योर VC इज इक्वल टू Q/C, चार्ज इज 10⁻³ एंड कैपेसिटेंस इज हाउ मच, 20 माइक्रोफैरड, 20 इंटू 10⁻⁻6, सो दिस बिकम्स योर 50 वोल्ट्स। ओहो हो, तो हमें पता चल गया है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, है ना। इसको एक काम कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप इसको +Q1 -Q1 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, दिस इज योर 50 वोल्ट्स। हमसे कहता है ऑप्शन नंबर सी में इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी, जैसे ही आपने ए और डी को कनेक्ट कर दिया है उस मोमेंट पे इस रजिस्टर में कितना करंट है। भैया उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कैपेसिटर पे चार्ज तो अभी भी उतना ही है, 10⁻³ तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है 50 का, राइट। अगर हमने इस वाले पॉइंट को 0 बोला है तो ये वाला पॉइंट आपका 50 कहलाएगा, यानी कि सर मेरा ये वाला पॉइंट भी 50 कहलाएगा। अगर ये पॉइंट 50 कहलाएगा तो इस पॉइंट को 100 बोलना पड़ेगा। क्या आपको ये बात दिख रहा है, ताकि 100 - 50 आपको यहाँ पे 50 आ जाए, यानी इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 100 - 0 100 का, तो रेजिस्टर में करंट कितना हो जाएगा 100/10,
10 एम्पियर, जो कि आपको दे रखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, अब ए और डी आपका अनंत काल तक वैसे ही रहने वाला है। तो भैया स्टेडी स्टेट कंडीशन का फोटो क्या होगा, थोड़ा सा बनाइए। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन यानी कि बहुत समय बाद आपको कैपेसिटर पे फुल्ली चार्ज आ चुका होगा, दैट इज चुपचाप से Q इज इक्वल टू CV, राइट। लेकिन बैटरी का पोलैरिटी अगर ऐसे है तो इस कैपेसिटर पे भी फाइनली आपको जो Q इज इक्वल टू CV चार्ज आया होगा, दिस Q इज इक्वल टू CV, जहां पे आपका C 20 माइक्रोफैरड था और आपका V 50 है, यानी कि 10⁻³ कूलम। ये जो आपका चार्ज आया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये आपका Q जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। भैया शुरुआत में जब आपने इनको जस्ट कनेक्ट ही किया था, उस मोमेंट पे भी इस Q1 की वैल्यू इतनी ही थी, लेकिन ऊपर वाला नेगेटिव प्लेट था उस समय, और स्टेडी स्टेट पे ऊपर वाले पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा, ऑल्दो चार्ज का मैग्नीट्यूड वही है। इसका मतलब टोटल कितना चार्ज फ्लो किया होगा भैया। शुरुआत में इस वाले प्लेट पे जो चार्ज था वो -10⁻³ कूलम था, और बाद में इस पे चार्ज है +10⁻³ कूलम, यानी यहाँ पे फ्लो कितना किया होगा, 2 × 10⁻³ कूलम। भैया इतना चार्ज फ्लो करेगा, तभी तो इस पे ऐड होने के बाद दिस प्लस दिस टर्म आपको इवेंचुअली ये टर्म निकल के आएगा। तो यही तो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी, 2 × 10⁻³ फ्लोन। क्लियर है। तो काफी आपको डीप सवाल है, अगर आप इसको समझ के सॉल्व करें, है ना, सिर्फ मैथमेटिक्स का सहारा ना ले, आप इस सवाल को फील करें, अंदर तक महसूस करें। ये सवाल 2017 का है, काफी आसान सा सवाल है आपका ये। इन द सर्किट शोन, आपके पास L है, C है, R है, राइट, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको सोर्स दे रखा है V0 sin ωt। द करंट विल बी इन फेज विथ वोल्टेज इफ ओमेगा इज दिस मच। भैया करंट और वोल्टेज फेज में तब होता है जब आपका रेजोनेंस कंडीशन मीट कर रहा हो। तो रेजोनेंस कंडीशन का मतलब है कि ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होनी चाहिए। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, आपका L का वैल्यू 10⁻⁻6, आपकी C की वैल्यू 10⁻⁻6, यानी ये इवेंचुअली 10⁻6 आ रहा है ओमेगा, लेकिन यहाँ तो 10⁻4 दे रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाता है। क्लियर। The frequency at which current will be in phase with the voltage is independent of R। ये तो फॉर्मूला ही है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो LC पे डिपेंड करता है, ना कि R पे। तो ये वाला ऑप्शन आपका बेसिकली सही है। C, at ओमेगा टेंडिंग टू 0, अगर ओमेगा 0 को अप्रोच करेगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स नियरली 0। ये भी आपको कहीं ना कहीं सही बात दिखना चाहिए, क्योंकि आपका करंट जो होता है दैट इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस। इम्पीडेंस दैट इज योर R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब अगर तुम ध्यान से देखो, आपका जो XC होता है दैट इज 1/ωc। अगर तुम्हारा ओमेगा 0 को अप्रोच करेगा तो आपका XC इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर मेरा एक भी टर्म डिनोमिनेटर का इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ओवरऑल करंट तो 0 को ही टेंड करेगा, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगर ओमेगा 10⁻6 से ज्यादा है, यहां तो खैर बहुत ज्यादा लिखा है, मुद्दे की बात है कि अगर ज्यादा है, अगर ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, द सर्किट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। भैया मुद्दे की बात है, अगर तुम ध्यान से देखो, ये कंडीशन का मतलब क्या होता है, ये कंडीशन का मतलब होता है XL इज इक्वल टू XC, यानी कि सर ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc। यहीं से तो ये आता है घूम फिर के। तो भैया यहां पे जो आपका ओमेगा है हमने सॉल्व किया, 10⁻6 आ रहा है। अब हमसे कहता है कि अगर मेरा ओमेगा 10⁻6 से ज्यादा है, ठीक है, अगर आपका ओमेगा 10⁻6 से ज्यादा है, अगर हमने इस वाले ओमेगा को बढ़ाया है तो आपका XL बढ़ जाएगा, और यहां पे ओमेगा को बढ़ाने का मतलब है कि आपका XC घटेगा, यानी इस फ्रीक्वेंसी पे आपका XL इज मच मोर देन XC है। यहां पे भी मच मोर था, यानी आपका सर्किट जो है वो इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा, ना कि कैपेसिटिव। तो कैपेसिटिव नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सिंपल एकदम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2017 का ही सवाल है आपके सामने, ठीक है।
यहां पे आपको क्या कह रहा है, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस एट 3 टर्मिनल्स मार्क्ड एक्स वाई जेड आर गिवन बाय दिस। ठीक है, वो 3 टर्मिनल कहीं पे भी है, हमें कोई भी यहां पे 3 टर्मिनल दे रखा है इस प्रकार से, दैट इज, और कहता है कि इस एक्स टर्मिनल का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज Vx है, इसका Vy है और इसका आपको Vz है। An ideal voltmeter is configured to read RMS value of the potential difference between its terminals. It is connected between points x and y and then yz. The readings of the voltmeter would be how much? आपका जो ये वोल्टमीटर है वो RMS वोल्टेज बताता है। एक एक करके दो टर्मिनल की बात करते हैं। पहला x और y है, राइट, पहला आपका x और y है, यानी कि आपने यहाँ पे आपका वो वोल्टमीटर लगाया होगा। तो सबसे पहले व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स x एंड y, राइट। अगर हम सबसे पहले कंडीशन की बात करें Vxy, तो वो आपको बेसिकली हो जाएगा Vx माइनस Vy। Vx कितना है, Vx है V0 साइन ओमेगा टी, और ये आपको है माइनस Vy है आपका V0 साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3। तो भैया आपको बेसिकली इन दोनों को सुपर पोजिशन करना है। सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम तो जानते हो ना, इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, उसके बाद ना निकालोगे VRMS। भैया ऐड करने के लिए बीच में तो प्लस होना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास साइन थीटा है, यहां पे मान लीजिए माइनस साइन है, तो हम इसको साइन पाई प्लस थीटा भी तो लिख सकते थे, ताकि ये माइनस साइन हम यहां से हटा डाले। तो वही काम यहां पे कर दीजिए, वही काम आप भी यहाँ पे कर दीजिए। दिस इज योर V0 साइन ओमेगा टी प्लस योर V0, यहाँ पे एक पाई आपको ऐड करना पड़ेगा, सो दिस बिकम्स योर 5π/3। अब हमें निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, यानी कि दिस और दिस का रिजल्टेंट क्या होगा। तो ये V0 के लिए हम जो वेक्टर है वो V0 ऐसे बना सकते हैं, और ये वाले V0 के साथ फेज जुड़ा है 5π/3 का। बेसिकली दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, जहां पे दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा आपको इस केस में 5π/3, राइट। अच्छा सर ये 5π/3 कितना होता है, 5/3 इंटू 180। भैया अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तो 300 डिग्री है। 300 डिग्री का मतलब क्या है, ये वाला V0 ऐसे 0, 90, 270, 300 डिग्री कहीं इधर होगा, ये वाला V0 हो गया, राइट। तो ये टोटल आपको हो रहा है 300 डिग्री, यानी कि सर ये एंगल हो गया है 60 डिग्रीज। तो इन दोनों V0 का जो रिजल्टेंट आ जाएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, रिजल्टेंट आएगा √3 V0। लेकिन ये आया है आपका एम्पलीट्यूड वोल्टेज, इसका RMS क्या हो जाएगा, RMS क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2, यानी सर इसको हमें √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो सर मैच हो रहा है, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा मैच हो रहा है। हमने आपको बड़ा ही डेप्थ में समझाने की कोशिश की है कि क्या हुआ है। ठीक उसी प्रकार से एक बारी YZ भी करके देख लो, एक बारी YZ भी करके देख लो, YZ। नाउ इफ आई सी Y, तो ये रहा मेरा Y, दैट इज योर अगेन V0 साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3, माइनस आएगा यहाँ पे, दिस इज योर V0 साइन ओमेगा टी प्लस 4π/3। अगेन आपको अगर इसको बीच में प्लस करना है, आप चाहते हो कि सर ये मेरा प्लस हो जाए, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इफ यू लुक वेरी वेरी केयरफुली, ये बेसिकली आपका हो जाएगा 7π/3। इसको आप यहाँ से हटा के लिख सकते हो 7π/3। फिर से मेरे पास V0 है, इनका रिजल्टेंट हमें निकालना है। इसका मतलब आपके पास दो वेक्टर्स है V0 और उनके बीच का एंगल क्या होगा, फेज डिफरेंस इनका 7π/3 माइनस 2π/3 विच इज अगेन 5π/3, राइट, अगेन 5π/3। यानी अगर मैंने इस वाले V0 को ऐसे बना दिया है, तो दूसरा वाला अगेन आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, है ना। दिस इज योर 5π/3, दैट इज योर 300 डिग्रीज, यानी अगेन 60 डिग्री। तो भैया फिर से इसका रिजल्टेंट आएगा √3 V0, और RMS करना था तो √2 से डिवाइड करना था, यानी यही वाली वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो कुछ और ही लिखा हुआ है कारनामा, यानी ये गलत। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए सही है तो आपका सी गलत, ठीक है। अच्छा सर, नाउ डी में कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ द रीडिंग्स ऑफ द वोल्टमीटर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ 2 टर्मिनल्स।
हमसे कहता है कि भैया कोई भी दो टर्मिनल उठा लीजिए, रीडिंग आपका सेम ही आएगा। हमने दो टर्मिनल के लिए तो सेम देख लिया, VXY और YZ में हमारा यही वैल्यू आ रहा है। क्या मेरा XZ के लिए भी सेम आएगा? तो आप उसको क्विकली एक बारी चेक कर सकते हो। ये तो आपका खैर VX ही है, दैट इज योर V0 sin ओमेगा टी, बीच में माइनस आता, राइट, लेकिन हमको इसको फिर से प्लस करना है, तो हमने यहाँ पे V0 sin और 4π/3 में हमने पाई को जोड़ देना है। सो ओमेगा टी प्लस 7π/3। अगेन वी नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स V0 एंड V0। ये आपका V0 है और दूसरा वाला जो V0 है वो पहले वाले से 7π/3 फेज आगे है। 7π/3 का मतलब है 2π प्लस π/3, राइट, यानी कि 2π और इसके आगे एक्स्ट्रा π/3। भैया π/3 का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री। हेलो, फिर से घूम फिर के इनके बीच का एंगल 60 डिग्री आ गया है, यानी कि आपको यही आना चाहिए था, विच मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ टू टर्मिनल्स। कोई भी दो टर्मिनल उठाइए, रिजल्ट आपका एक ही आ रहा है। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका सीधे सवाल आया था 2021 में। 22 में आपको इस पे कोई सवाल नहीं पूछा गया। 21 में आपसे यहां पे एक सवाल का दो पार्ट है, ठीक है, काफी आपका बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है ये भी। इन अ सर्किट अ मेटल फिलामेंट लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C माइक्रोफैरड across a 200 volt 50 hertz. The power consumed by the lamp is 500 watt while the voltage drop across it is 100 volt. Assume that there is no inductive load in the circuit, right? यानी कि वो जो लैंप है ना उसको आपको प्योरली रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करना है, कोई इंडक्टिव उसमें कंपोनेंट नहीं है। टेक RMS वैल्यूज ऑफ द वोल्टेजेस, यानी ये लोग सब कोई RMS है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द सप्लाई वोल्टेज इज 5। अज्यूम π√3 इज 5। तो हमें C और phi की वैल्यू पूछी जा रही है। सर्किट आपका बेसिकली एक RC सर्किट हो गया है। ये आपका बेसिकली सर्किट है, ये आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ओके। ये आपका C, ये आपका R। हमें यहाँ पे R की वैल्यू भी नहीं दी है, लेकिन किंतु परंतु अगर तुम ध्यान से देखो, आपके पास जब एक RC सर्किट होता है, सर्किट में मान लीजिए आपको कोई करंट आई है, तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि आपका ये करंट आई अगर है तो करंट के साथ फेज में आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है। एंड आपका जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर होता है वो आपको करंट से पीछे होता है बाय 90 डिग्री। दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। यानी मुद्दे की बात है कि VR और VC के बीच में अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC है, और ये वाला आपका सोर्स सप्लाई है, लेट अस से योर V0, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि भैया आपका जो VC और VR का रिजल्टेंट होगा ना, वही आपका V0 भी होता था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, तो यही आपका बेसिकली V0 है, और इस V0 और I के बीच में जो एंगल है यही मेरा फेज डिफरेंस भी कहलाता है, ठीक बात है। तो एक बात यहां से हमको समझ में आती है कि सर VR और VC का रिजल्टेंट V0 है, तो यहां पे आपको दिखना चाहिए कि सर V0 स्क्वायर इज इक्वल टू योर VR स्क्वायर प्लस योर VC स्क्वायर। हमको कहता है कि भैया रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 100 का है और मेरा सप्लाई 200 का था, तो दिस टर्म इज 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस योर VC का स्क्वायर। यहां से VC कितना निकल के आ रहा है? VC निकल के आ रहा है 100√3। तो आपके पास VC आ चुका है। अगर आपको भैया VC पता है, VR पता है, तो आपको tan phi भी तो पता है। सर tan phi इज इक्वल टू हाउ मच? VC बाई VR। तो भैया VC इज इक्वल टू 100√3 और VR आपका 100 है, दिस इज योर √3, तो phi इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो सर मेरा phi तो निकल के आ गया। अब सवाल उठता है C का, ठीक है। C को जानने के लिए देखिएगा, हम ये भी तो पता कर ही सकते थे ना कि आपका ये जो रजिस्टर है इसके थ्रू आपका ये करंट I कितना है, क्योंकि हमें क्लियरली शब्दों में बताया गया है कि रजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेशन 500 का है और इसके अक्रॉस वोल्टेज
ड्रॉप 100 का था। यानी ये जो करंट है वो हम लिख सकते हैं बेसिकली पावर बाई वी आर। पावर आपका 500 है, वोल्टेज आपका 100 है, यानी ये करंट जो है सर 5 एम्पियर है। भैया करंट सेम ही तो होगा पूरे सर्किट में, सीरीज में है सब कुछ। यही करंट आपको इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी है, और कैपेसिटर के अक्रॉस हमको VC पता है, यानी कि हम कह सकते हैं सर VC इज इक्वल टू I इंटू XC, और XC का मतलब होता है 1/ωc। यानी सर ये C जो हो जाएगा दैट इज योर I डिवाइडेड बाई VC इंटू ओमेगा। करंट मेरा 5 है, वोल्टेज मेरा 100√3 है, 100√3 है, और ओमेगा 50 हर्ट्ज से आएगा 2πf, सो 2π इंटू 50। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, π√3 5 के बराबर है, यानी ये 5 और √3 पाई को हम कट कर सकते थे, तो नीचे में आपका बन रहा है 100 इंटू 100 यानी 10⁴ फैरेड, यानी कि सर 100 माइक्रो फैरेड। और हमें यहाँ पे जो C निकालने बोला गया है वो आपको फिर हो जाएगा सिंपली, आप यहाँ पे लिखोगे 100, क्योंकि आपको माइक्रो फैरेड में ही C निकालना था। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हिट दैट लाइक बटन। हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक ले टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।